नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बिहार में नीतीश के बाद कौन, ये सवाल राजनीतिक हलकों में बहुत तेजी से चर्चा में है। आखिरकार नीतीश कुमार अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद क्या फिर से मुख्यमंत्री रह पाएंगे, बन पाएंगे, या फिर उनको बिहार से विदा कर दिया जाएगा। नीतीश का जो स्वास्थ्य है और इसके साथ साथ उनकी जो उम्र है, उसको लेकर ये चर्चा गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के सभी नेता ये कह चुके हैं कि इस चुनाव का नेतृत्व, यानी एनडीए का इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा, इसकी घोषणा नहीं की गई है और इसके चलते तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि नीतीश इन चुनावों के बाद, यानी अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनावों के बाद विदा हो जाएंगे, और अगर वो विदा हो जाएंगे तो फिर कौन आएगा। मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 1990 के बाद, यानी करीब करीब 35 वर्षों से बिहार की पूरी राजनीति दो व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती रही है और इनमें जाहिर सी बात है, सबसे पहले नाम आता है लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव 90 के दशक में मुख्यमंत्री बने। 2005 तक लगभग वो मुख्यमंत्री बने रहे। बीच में थोड़े समय के लिए उनकी पत्नी राबड़ी देवी बन गई थी, लेकिन कमोबेश वो 15 साल तक सत्ता में रहे। और उसके बाद नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में आए, तो वो भी लगभग ये जो 20 वर्ष गुजरे हैं, उस कालखंड के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बीच में थोड़ी देर के लिए जीतन राम मांझी ज़रूर मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन वो बहुत छोटा सा समय था। और नीतीश जिस गठबंधन के साथ रहे, वो उसकी सरकार रही और हर गठबंधन में वो ही मुख्यमंत्री रहे। पहले वो एनडीए के साथ थे, तब भी मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद वो आरजेडी के साथ चले गए, तब भी वही मुख्यमंत्री बने, और अब फिर जब एनडीए के साथ लौट कर गए हैं, तब भी वही मुख्यमंत्री है। तो क्या 20 वर्षों का जो उनका सत्ता है, उसका अंत होने वाला है? क्या ये दो शख्सियतें जो हैं, वो बिहार की राजनीति से हमेशा के लिए अलविदा कह दी जाएंगी? लालू प्रसाद यादव तो चारा घोटाले में फंसे हुए हैं और अब वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते, इसलिए उनकी वापसी का तो सवाल ही नहीं है। और उसके बाद नीतीश कुमार भी अगर बाहर हो जाते हैं, तो ये सवाल उठेगा ही कि 35 वर्षों के बाद बिहार की राजनीति में ये जो दो शख्स जो कब्जेदार थे, उनकी जगह पे कौन आएगा। अब तरह तरह की बातें चल रही हैं, तरह तरह की अटकलें चल रही हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक सी वोटर ने सर्वे किया था, उसका हल्का सा जिक्र कर देना यहाँ पर ज़रूरी है। तो उसके जिक्र के साथ हम बढ़ेंगे कि नीतीश के बाद कौन, इसका जवाब क्या है। ये जो सर्वे था, उसमें लोकप्रियता को आंकने की कोशिश की गई और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बिहार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री पद के लिए इस समय हैं तेजस्वी यादव, जिन्हें 36% लोगों ने पसंद किया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ गए हैं प्रशांत किशोर। ये बिल्कुल नई एंट्री है और बिहार की राजनीति में भी बहुत नई एंट्री है। प्रशांत किशोर के बारे में सिर्फ संक्षेप में इतना कह दें कि ये वही हैं जो राजनीतिक दलों के लिए चुनाव की रणनीति बनाते थे। 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए रणनीति बनाई थी, और उसके बाद ममता बनर्जी और कई पार्टियों के लिए वो रणनीति बनाते रहे हैं। ज़्यादातर में सफलता मिली है और अब वो राजनीति में खुद उतरे हैं और खुद चुनाव के मैदान में आ गए हैं। लोकप्रियता की जो सीढ़ी है, उस पर वो दूसरे नंबर पर हैं और उन्हें 17% लोग पसंद कर रहे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार पहुंच गए हैं तीसरे नंबर पर, 15% लोगों ने उन्हें पसंद किया। यानी उनकी जो लोकप्रियता है, उसमें गिरावट आई है। उनकी पार्टी के जो
विधायकों की संख्या देखेंगे तो चुनाव दर चुनाव वो भी संख्या कम होती गई है, उस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। और चौथे नंबर पर आए हैं सम्राट चौधरी, जो इस समय उप मुख्यमंत्री हैं और उनको 13% लोगों ने पसंद किया है। 5वें नंबर पर हैं चिराग पासवान, जो केंद्र में मंत्री हैं, 6% लोगों ने इनको पसंद किया है। अब चिराग पासवान भी बहुत चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि चिराग पासवान खुद ही बिहार के मुख्यमंत्री का दावेदार बन गए हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि केंद्र की राजनीति में उनको नहीं रहना है, वो बिहार लौटना चाहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका नारा है, बिहार मुझे बुला रहा है, इस तरह की बातें वो लगातार करते रहे हैं, बार बार बयान दे रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी सबसे छोटी पार्टी है, सबसे छोटी पार्टियों में से एक है। और जब उनके पिता रामविलास पासवान जीवित थे तब भी वो बड़ी पार्टी नहीं थी, पूरे बिहार की पार्टी नहीं थी। हालांकि एक क्षेत्र में रामविलास पासवान का दबदबा था, उनकी मान्यता थी और उसके बूते पर वो 4-5 सांसद हमेशा जिताकर लाते थे। रामविलास पासवान की एक विशेषता ये भी थी कि आमतौर पर वो उसी गठबंधन के साथ रहते थे जिस गठबंधन की जीत होने वाली होती थी या जीत होती थी, और इसलिए लालू प्रसाद यादव एक ज़माने में उन्हें सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक कहते थे। अब ये मौसम वैज्ञानिक कह करके वो ये जताना चाहते थे कि पासवान जी को ये पहले से ही पता चल जाता था कि कौन सा गठबंधन जीतने वाला है और वो उसके साथ चले जाते थे। चिराग पासवान के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़े दावेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बीजेपी उनको स्वीकार कर ले बिहार के नेता के रूप में। हालांकि ये संभव दिखाई नहीं देता है। तो फिर क्या होगा, कौन होगा? और इस पर बातचीत करने के पहले, इसके विस्तार में जाने से पहले, मैं यहाँ पर एक व्यक्ति को लेकर के थोड़ा विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा, और वो हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर करीब 2 वर्षों से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली है जिसका नाम जन सुराज पार्टी है। पहले उन्होंने बिहार की यात्रा की, फिर हर जिले में, हर क्षेत्र में संगठन खड़ा किया। बाद में भी उन्होंने अलग तरह से यात्राएं शुरू की और अभी भी वो यात्रा शुरू कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस बिहार को ये माना जाता है कि वहाँ पर जो चुनाव होते हैं वो सिर्फ जाति पर आधारित होते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर, ये जो धारणा है, ये जो लंबे समय से एक प्रक्रिया चल रही है, परंपरा सी चल रही है, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि जाति के आधार पर वोट देकर के आप विकास नहीं कर सकते। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जो बिहार में ज़्यादा रोजगार पैदा कर सके उसे वोट दो, यानी जो बिहार का औद्योगिकरण कर सके। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। देश के दूसरे क्षेत्रों में जाकर मजदूर से लेकर और तकनीकी विशेषज्ञ तक बिहार के लोग काम करते हैं, लेकिन बिहार के बारे में धारणा ये है कि उद्योग वहाँ नहीं लग सकता। नीतीश 20 सालों में एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन बिहार का औद्योगिकरण नहीं हो पाया। बिहार में जिस तरह से उद्योग लगना चाहिए था वो नहीं हुआ। हालांकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बिजली सरप्लस है। बिहार में गांव में भी बिजली कटती नहीं है, और दूसरे राज्य जहां उद्योग लग रहे हैं वहां बिजली उद्योगपतियों के लिए एक बड़ी समस्या है। बिहार में पानी की कमी नहीं है, और बिहार में हर तरह का रॉ मटेरियल उसके आसपास जो है वो मौजूद है, प्रतिभा मौजूद है। उसके बावजूद बिहार में औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। उसी तरह से बिहार में जितनी संख्या में विश्वविद्यालय, नए विश्वविद्यालय बनने चाहिए थे, जिस तरह से प्राइवेट विश्वविद्यालय आने चाहिए थे, कॉलेज खुलने चाहिए थे, वो सब नहीं खुले। और उसका नतीजा ये है कि बिहार के छात्र जो हैं वो अगर कोचिंग चाहिए तो कोटा या राजस्थान जाते हैं, अगर उनको इंजीनियरिंग पढ़ना है तो वो हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई की तरफ रुख करते हैं, या दिल्ली आते हैं, पुणे जाते हैं, मुंबई भी जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कि मजदूरी के लिए जाते हैं। मजदूरी के लिए तो जाएंगे, चाहिए कि जहाँ उद्योग हैं, जहाँ मजदूरी मिल सकती है वहीं जाएंगे, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वहाँ जाते हैं, क्योंकि
विश्वविद्यालय नहीं है। उत्तर प्रदेश देखिए, बगल का राज्य है, यहाँ तक कि उड़ीसा, बहुत सारे विश्वविद्यालय खुल गए हैं, लेकिन बिहार के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। तो प्रशांत किशोर इसको मुद्दा बना रहे हैं और जो युवा वर्ग है उसमें इस मुद्दे को लेकर एक चेतना दिखाई पड़ रही है। अब हम ये नहीं कह सकते कि इस चेतना के जरिए वो वोट पा सकेंगे या नहीं, लेकिन एक चेतना दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि वो महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं और इसलिए इस बात की भी चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री जब जाते हैं गुजरात तो वो एक बड़े उद्योग की स्थापना की घोषणा करते हैं, और बिहार जाते हैं तो वो मुफ्त में कितना राशन मिलेगा और कितने 2-2 हज़ार रुपये कितने लोगों को दिए जाएंगे या मुफ्त इलाज किनका होगा, सिर्फ इसकी बात करते हैं, उद्योग की बात नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है कि वो प्रधानमंत्री के लीड लेने से ही नहीं होगा, इसके लिए लीड लेना होगा राज्य को, राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य की सरकार को, जो कि नीतीश कुमार नहीं कर पाए हैं। सड़कें अच्छी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ, पुल बहुत सारे बन गए हैं गंगा के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि अब उद्योग लगने की स्थितियां वहां हैं, लेकिन वो नहीं लग रहा है और प्रशांत किशोर इसको ही मुद्दा बना रहे हैं और वो इस प्रयास में लगे हैं कि लोग जातियों से ऊपर उठ करके वोट दें। इसमें कितनी सफलता मिलेगी, ये कितना लोगों की मानसिकता को बदल पाएंगे, इसका सही आकलन जो है वो कुछ और समय के बाद हो पाएगा, जब चुनाव का वास्तविक मुहिम जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो नाम बिहार में नीतीश कुमार के बाद नेतृत्व के लिए आ रहे हैं, उनमें अगर हम जो लोग एनडीए की ही बात कर लें, एनडीए के बाहर के लोगों को छोड़ दें, तो 2 नाम प्रमुखता से आ रहे हैं। उसमें एक हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। ये जो हैं अति पिछड़े वर्ग से हैं और इसलिए ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अति पिछड़ा और अति दलित को एक करके नीतीश कुमार 20 वर्षों से सत्ता में रहे हैं, इसके साथ साथ उन्होंने महिलाओं का समर्थन भी जोड़ लिया था, तो इतने लंबे समय से वो सत्ता में रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक अति पिछड़ा ही नेतृत्व में आना चाहिए। लेकिन बीजेपी में सिर्फ सम्राट चौधरी अकेले नहीं हैं, गिरिराज सिंह हैं, वो भी उनको भी कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री के दौर में शामिल हैं। एक और उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी मुख्यमंत्री के दौर में शामिल बताए जाते हैं। और एक तीसरा विकल्प ये हो सकता है जो बीजेपी ने किया कि जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में एकदम नए चेहरे को उतार दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, जिनकी चर्चा कहीं नहीं थी। तो बीजेपी क्या करेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी मैदान में जरूर हैं। और दूसरे चिराग पासवान। अब चिराग पासवान की अगर बात करें तो राजनीतिक रूप से वो एक पूरे बिहार के नेता भी नहीं हैं, पूरे बिहार पर उनकी पकड़ नहीं है। उनके पिता बिहार में हाजीपुर और उसके आसपास के ज़िलों में राजनीति करते थे, वहाँ उनकी अच्छी पैठ हो गई थी। दलित वर्ग से आने के बावजूद सवर्णों में उनकी अच्छी खासी पैठ थी और इसके चलते 4-5 सीटें वो जीत लेते थे। 2020 में रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद चिराग पासवान को किनारे करने की कोशिश की गई। चर्चा ये भी है, कहा भी जाता है, और बल्कि चिराग पासवान तो आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार ने उनको किनारे करने के लिए बीजेपी को मजबूर कर दिया। तो 2020 में रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद उनकी कुर्सी जो है वो चिराग पासवान को नहीं मिली और उसकी जगह जो है चिराग पासवान के भाई पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बना दिया गया। और उस समय जो 4 सांसद थे उनके लोक जनशक्ति पार्टी के, उसमें से 3 पशुपति पारस के साथ चले गए, लेकिन चिराग पासवान ने हिम्मत नहीं छोड़ी। 2020 में ही विधानसभा का चुनाव होना था, उन्होंने पूरे राज्य का दौरा किया और सीधे तौर पर निशाना साधा नीतीश कुमार को, और उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जिन जिन सीटों पर नीतीश कुमार के उम्मीदवार थे वहाँ से उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। कुल 135 विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार खड़े किए।
अब अगर जीत के मायने में देखें तो चिराग पासवान का सिर्फ एक उम्मीदवार जीता, लेकिन जो वो चाहते थे वो एक तरह से हो गया, यानी नीतीश कुमार की सीटें घट गई। और 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब से लेकर 2020 में पहली बार उनके सिर्फ 43 विधायक जीते, यानी वो एक समय पर वो 117 तक पहुंच गए थे और वहां से 43 तक आ गए। तो जाहिर सी बात है, ये एक संकेत है कि नीतीश कुमार का ग्राफ जो है वो नीचे आया है। 2020 के चुनावों में ही दिख गया था और 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने मान लिया कि चिराग के बगैर काम नहीं चल सकता और बीजेपी ने चिराग पासवान को आगे किया। नीतीश ने भी स्वीकार कर लिया, उनको 5 सीटें दी गई, 5 लोकसभा सीटों पर उनकी जीत हुई। और ये जो 100% स्ट्राइक रेट है उसके चलते अब चिराग पासवान ये चाहते हैं कि उनको विधानसभा में कम से कम 50-60 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले और इसके साथ ही वो चाहते हैं कि उनको उनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। जाहिर सी बात है कि वो ये भी चाहते हैं, कहीं ना कहीं से उनकी इच्छा ये दिखती रहती है कि वो अगले मुख्यमंत्री हों। ये अभी दूर की कौड़ी लगती है, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक आखिरी नाम जिस पर हम चर्चा करना ज़रूरी समझते हैं वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव 2015 में ही चुनावी राजनीति में आ गए थे। लालू यादव ने अपनी विरासत उनको सौंप दी थी और आपको ध्यान में होगा कि 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ गए थे, महागठबंधन के साथ थे और इनको अच्छी जीत मिली थी। और उस समय जो तेजस्वी यादव हैं उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था। उप मुख्यमंत्री कुछ ही समय तक रहे, सरकार बहुत थोड़े समय तक चली और उसके बाद नीतीश जी फिर से एनडीए में वापस चले गए। तो ये एक सिलसिला चलता रहा, 2 बार हो चुका है जब नीतीश कुमार एनडीए से बाहर आए, महागठबंधन के साथ आए और फिर उसके बाद वापस एनडीए में चले गए। नीतीश कुमार अब ये बार बार घोषणा करते हैं कि वो कभी भी अब एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व वो स्वीकार करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती रही होंगी, लेकिन अभी भी ये चर्चा होती रहती है कि नीतीश को अगर एनडीए में किनारे करने की कोशिश की गई, उनकी पार्टी को अच्छी संख्या में सीटें नहीं मिली तो वो फिर से बगावत भी कर सकते हैं। ये अलग की बात है। लेकिन तेजस्वी ने पिछले 10 सालों में 2015 के बाद से लेकर 25 में इन 10 सालों में अपने आप को, अपनी स्थिति को मजबूत किया है और ऐसा लग रहा है कि अगर प्रशांत किशोर ने एनडीए के वोट में सेंधमारी कर दी तो MY फैक्टर और उसके साथ साथ कुछ अन्य जातियों के बीच जो उनका समर्थन है उसको मिला करके वो अच्छी खासी स्थिति में रह सकते हैं। अगर हम 2020 के चुनाव की भी बात करें तो वो सबसे बड़ी पार्टी थी, उनके 75 विधायक जीते थे जबकि बीजेपी के सिर्फ 74 विधायक जीते थे और जो JDU है नीतीश कुमार की पार्टी, उसके तो सिर्फ 43 ही थे। बहरहाल चूँकि नीतीश और बीजेपी साथ थे इसलिए सरकार उनकी बन गई। तो तेजस्वी अभी जो स्थिति है उसमें सिर्फ एक ही बार हुआ है जब उनकी सीटें जो हैं वो 50 से कम चली गई थी, लेकिन उसके बाद वो लगभग 75-80 के रेंज में बने रहते हैं और बिहार में कुल 243 सीटें हैं। यानी अगर उनके साथ जो सहयोगी हैं, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टियां हैं, वो भी अच्छा करें तो वो भी एक विकल्प बन सकते हैं। फिलहाल हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और इस पर आगे हम बात करते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बिहार में चुनाव करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो बहुत तेज़ होती जा रही हैं और एक तरह से एक बड़ी परीक्षा होगी। ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसके बाद विधानसभा का पहला चुनाव बिहार में होगा और ऑपरेशन सिंदूर पर भी लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है इसका एक खाका जो है वो सामने आएगा
बिहार विधानसभा के चुनावों के बाद। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए, लेकिन एक अनुरोध आपसे ज़रूर करेंगे कि सत्य हिंदी का जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, हमारे जो प्रोग्राम हैं उनको लाइक कीजिए। अब जब भी आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करते हैं या उस पर कमेंट करते हैं तो उससे हमें जो है पूरी ताकत मिलती है। आपके जो भी विचार हैं, आपकी जो भी राय है, हम उसका स्वागत करते हैं। आप हमारे जो विचार हैं, जो हमारे जो विभिन्न अलग अलग एंकर्स और विशेषज्ञ विचार रखते हैं, उससे अलग विचार रखते हो तो भी आपका स्वागत है। तो ज़रूर और ज़रूर इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपको सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करना है। हमारे जो अच्छे प्रोग्राम आपको लगते हैं उनको फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन भी बजा दीजिए। अगर आप बेल आइकॉन बजा देंगे तो फिर हम आपको नोटिस भेजते रहेंगे कि अगला प्रोग्राम क्या आने जा रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.